बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मसालों से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कोची में हुआ आयोजित। 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने लिया भाग। 5 मसालों छोटी इलायची, हल्दी, जूनियर बेरी, जमैका, काली मिर्च और चक्रफूल के लिए गुणवत्ता मानकों को दिया गया अंतिम रूप। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला संपन्न हुआ। वैज्ञानिकों, नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप, खरीदारों और विक्रेताओं की उपस्थिति ने मेले को बनाया सफल। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कनाडा, चीन, तुर्की और अमेरिका में उत्पादन वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा। उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत अब भी बना हुआ है अग्रणी। और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी। शिमला में ओले गिरने के बाद मैदानी इलाकों में बिछी सफेद चादर। उधर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी। और अब समाचार विस्तार से। मसाले से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति CCHCH का 7वां सत्र कोची में आयोजित किया गया। कोविड महामारी के बाद पहली बार ये सम्मेलन प्रतिभागियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। महामारी के दौरान सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। सत्र में 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र में 5 मसालों छोटी इलायची, हल्दी, जूनियर बेरी, जमैका, काली मिर्च, ऑल स्पाइस और चक्रफूल स्टार एनीस के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया गया। कोडेक्स समिति ने 5 मानकों को अंतिम चरण 8 में पूर्ण कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने की सिफारिश करते हुए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC को भेज दिया है। इस समिति में पहली बार मसालों के समूहीकरण की रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया गया। समिति ने वर्तमान सत्र में फलों और जामुनों से प्राप्त मसालों जैसे जूनियर बेरी, जमैका, काली मिर्च और चक्रफूल को शामिल करते हुए पहले समूह मानक को अंतिम रूप दिया। वेनिला के लिए मसौदा मानक चरण 5 में रखा गया है। सूखे धनिया के बीज, बड़ी इलायची, मरुआ और दालचीनी के लिए कोडेक्स मानकों के विकास के प्रस्ताव समिति के समक्ष रखे गए और स्वीकार कर लिए गए। समिति अपने आगामी संस्करणों में इन 4 मसालों के लिए मसौदा मानकों पर काम करेगी। 7वें सत्र में पहली बार बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिकी देशों की भागीदारी देखी गई। समिति की अगली बैठक 18 महीने के पश्चात आयोजित की जाएगी। विभिन्न देशों की अध्यक्षता वाले इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह बहुराष्ट्रीय परामर्श की प्रक्रिया जारी रखेंगे। इसके उद्देश्य विज्ञान आधारित साक्ष्यों के आधार पर मानकों को विकसित करना है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला संपन्न हो गया। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि आयुष तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई थे। ये कार्यक्रम आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी के लाभों एवं सिद्धांतों को प्रदर्शित करने व उनके बारे में जागरूकता पैदा करने, समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़ी कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने, चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं उत्साही लोगों के बीच सहयोग व ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने तथा आयुष प्रणालियों से संबंधित उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय जगत एवं विक्रेताओं को स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि ये राष्ट्रीय आरोग्य मेला एकजुट होने और आयुष के सभी पहलुओं को गहराई से अवगत होने से संबंधित है। बाजार, वैज्ञानिक समुदाय, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप, खरीदारों और विक्रेताओं की उपस्थिति ने इस मेले को सफल बनाया है। उन्होंने कहा कि आयुष के विभिन्न पहलुओं पर हुई पैनल चर्चाओं ने इसका महत्व बढ़ाया है।
मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय आरोग्य मेले में हम सभी अमृतकाल में एक व्यापक असर पैदा करने वाले आयुष की अंतर्दृष्टि से अच्छी तरह परिचित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान देश ने ये देखा है कि कैसे भारत सरकार ने एक संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण अपनाते हुए और आयुष मंत्रालय एवं भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में समग्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। आयुष मंत्रालय आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान खोजने हेतु एकीकृत स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर घनिष्ठता से काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नेशनल आरोग्य फेयर का जो आयोजन किया गया, और वैसे भी 2014 से पहले आयुष एक हेल्थ मिनिस्ट्री का सिर्फ डिपार्टमेंट रह के छूट गया था और उसमें कुछ प्रगति नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे चार्ज संभाला तो आयुष को एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री का स्वरूप दिया है। और आयुष में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वारिपा, योग और नेचुरोपैथी, ये सब चीज़ आती है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर लोगों बीमारी ना पड़े तो अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट 2024-25 को लेकर दुनिया भर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही हैं। कृषि स्टार्टअप उद्यमी और ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय देवेंद्र त्यागी ने अंतरिम बजट की तारीफ करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। बजट के लिए किए गए प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देवेंद्र त्यागी से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ कई तरह की सहूलियतें तो दी गई है, साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों के लिए भी कई तरह की सौगातें इसमें दी गई है। अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवासी भारतीय देव त्यागी। प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी बजट आता है कुछ न कुछ देश को सौगात देते हैं, इस बार के बजट पर आप प्रतिक्रिया क्या देंगे? मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और लास्ट 25 ईयर से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो ये कहूँगा, आज हर एक किसान के जो बच्चे थे पहले विदेश नहीं जाते थे, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी, लोन की सुविधाएं नहीं मिलती थी, बैंक वाले लोन नहीं देते थे किसानों को। जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ऐसी योजनाएं लाई हैं जो किसानों के बच्चों को भी एजुकेशन लोन मिलता है, वो विदेशों में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और विदेशों में जा भी रहे हैं। आज जो देश का किसान है वो भी एक तरह से मतलब वो व्यापार से जुड़ चुका है, बिजनेस की बातें सोचते हैं किसान भी। तो देश वाकई में तरक्की कर रहा है और मैं जो देख रहा हूँ ये पूरे वर्ल्ड में एक भारत का नाम हो रहा है, तो बड़ी खुशी मिलती है। भारत सरकार ने जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी है, वीज़ा सुविधा के अलावा और भी कई तरह की सहूलियतें दी है, जिससे सिंगल विंडो सिस्टम वहाँ और आने जाने और यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को दूसरे देशों में कारोबार करने के बाद जब आना चाहे तो कई तरह की सौगातें मिलती हैं। मैं तो ये कहूँगा, पहले क्या था, जो पासपोर्ट होते थे इन पर अगर विलेज का एड्रेस होता, विलेज लिख के ही उनको वीज़े नहीं मिलते थे। जो सिटी में रहते थे, शहरों में रहते थे, बड़े शहरों में रहते थे, उनको वीज़े की सुविधाएं थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान के विलेजों की जो मतलब उनके जो विलेज के पासपोर्ट भी हैं तो उनको भी बराबर का सम्मान दिया जा रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। गाँव और हर स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट हैं, सारी स्टेट के जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनका एक मतलब अपना एक वहाँ पे कल्चर है। हर स्टेट की एक टीम बनी हुई है जो अपने वहाँ कल्चर प्रोग्राम हम दिखाते हैं। अब भगवान राम का देखिए, मंदिर था, यहाँ तो हुआ ही था मतलब यहाँ पूजा पाठ होती, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितने मंदिर थे, जहाँ भी मंदिर थे, भगवान राम का इतना बड़ा मतलब वहाँ पे इतना बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, इतना वहाँ पे जश्न मनाया, इतनी पूजा पाठें कीर्तन कर रहे हैं, हवन किए हैं। वहाँ पर राम मंदिर साउथ हॉल के अंदर 12 बजे हमने खाना स्टार्ट किया था और रात के 10 बजे तक वहाँ पे क्यों नहीं छुटी थी। उसी दिन 22 तारीख को एक साउथ हॉल राम मंदिर में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लॉर्ड रमी साहब ने भी बोला था, कई लॉर्ड्स हैं अपने हिंदुस्तान के, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। वहाँ हमें एक परमिशन मिल गई है मंदिर को बड़ा करने की, ऊपर एक फ्लोर बनाने की। क्या कहेंगे, भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बन रहा है? अभी आपको हमारे लॉर्ड साहब ने बताया था, अभी हम 5वीं इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने गारंटी, जिसे कहते हैं गारंटी के लिए, गारंटी है 100%, हम 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। टॉप की कंट्रियां हैं
वो आज हिंदुस्तान को साथ लेके चलने में मजबूर हैं। दो दुश्मन होते हैं तो वो हिंदुस्तान के दोस्त हैं। तो ये थे प्रवासी भारतीय टीके त्यागी, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से न केवल आम बजट में किए गए प्रावधानों से देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा, बल्कि भारत दुनिया की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भी होगा। ओपी यादव, अमृतसर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में टीकाकरण के लिए जिस यूविन पोर्टल को देश भर में लागू करने की घोषणा की है, उसका 90% से ज्यादा क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में हो चुका है। इससे राज्य के टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में मदद मिली है। 1 साल पहले यूविन पोर्टल को देश के कुछ चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था, जिसमें भोपाल भी था। इस पोर्टल की क्या है खासियत और कैसे इससे टीकाकरण के डेटा को डिजिटलाइज करने में कारगर साबित हो रहा है, ये आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों और गर्भवती माताओं को होने वाले टीकाकरण जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके के टीकाकरण का एक पूरा डेटा जो है वो यूविन पोर्टल, यानी कि अब सरकार ने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसको शुरू किया था और उस पायलट प्रोजेक्ट को अब सफल हो जाने के बाद पूरे देश में लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने इस अंतरिम बजट में लिया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अब यूविन पोर्टल जो है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। यूविन पोर्टल आखिर क्या है? यूविन पोर्टल ये है कि इस तरीके के वैक्सीनेशन का पूरा डेटा, यानी कि हर बच्चे का पूरा डेटा जो है वो एक पोर्टल पर मौजूद होगा और पूरे देश भर में अब इस वैक्सीनेशन जुड़ा हुआ जो पूरा तंत्र है वो डिजिटल तरीके से काम करेगा। सोनाली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोनाली जी, यहाँ यूविन पोर्टल जो है उस पर एंट्री करती हैं, क्या इसके फायदे हैं और अब सरकार ने तो उसको देश भर में लागू करने का फैसला किया है? सर, इसका फायदा ये है कि जैसे कोरोना का सर्टिफिकेट बनता था, ऐसे यूविन ऐप से एक बच्चे की आईडी जनरेट हो जाती है। उसमें पता रहता है कि बच्चे ने कितने डोज लगाए और वो कब कब लगाया, तो वो पूरा यूविन ऐप से जनरेट किया जाता है। इससे फ्यूचर में कभी बच्चे को अगर पता करना है कि हमने 1.5 महीने का कब लगाया, 2.5 महीने का कब लगाया, तो वो उस आईडी से यूविन ऐप में अपना लॉगिन करके पता कर सकते हैं। तो ये कोरोना के सर्टिफिकेट जैसा रहेगा सर। तो कितना महत्वपूर्ण है ये यूविन पोर्टल और सरकार का फैसला किस तरीके से इसको देखें? डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, और तमाम जो टीकाकरण पिछले कई वर्षों से इस देश में चल रहे हैं उसको मध्य प्रदेश में लीड करते आ रहे हैं। सर, एक लंबा अनुभव आपका टीकाकरण के क्षेत्र में है। अब एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि यूविन जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में 2 जिलों में ही शुरू हुआ था, अब पूरे देश में होगा। क्या यह फैसला बदलाव लेकर आएगा? नहीं, बहुत आशातीत बदलाव लाएगा। जैसे कि कोविन पोर्टल जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो लोगों को हवा लग रहा था, मगर जब टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारे कम से कम यूथ विंग जुड़े और ऑनलाइन घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे थे, तो हमारे जो प्रेशर था टीकाकरण सत्रों पे वो भी ख़त्म हुआ था और साथ में हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको बहुत आसान हो जाता है जब ऑर्गेनाइज तरीके से टीकाकरण सत्र आयोजित होता है। सर, किस तरीके से अगर देखें, चूंकि जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला स्टाफ होता है वो और हाईली डिजिटलाइज होगा, तकनीक उसको सामने होगी उसके साथ में, और देश के हर एक बच्चे तक हम पहुंचे, जो ना पहुंचे हम तक, हम पहुंचे उन तक, जो एक स्लोगन भी आपका रहा है, उसको सफल बनाने में ये कितना महत्वपूर्ण कदम है? बहुत सफल होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ना केवल संदेश भेज रहे हैं, संदेश यानी SMS, बल्कि किलकारी की मैसेज, बच्चों के लालन पालन कैसे करना, गर्भवती के क्या डाइट देना, टीकाकरण की कब कब आपको रिमाइंडर्स देना, उन सब के बारे में भी मैसेजेस धीरे धीरे आया करेंगे, तो बहुत जागरूकता हो जाएगी, एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। सर, कौन कौन से वैक्सीनेशन होंगे? मैं क्या ये मानूं कि सारे वैक्सीनेशन अब यूविन पे ही रजिस्टर्ड? पूरे जितने भी हमारे उपलब्ध वैक्सीन हैं, अभी 12 प्रकार की हमारी वैक्सीन है, सभी वैक्सीन अब यूविन के आधार पर ही होगा। पूरा देश का टीकाकरण कार्यक्रम ही यूविन पर आधारित होगा, है ये क्लियर हो गया। तो ये माने कि देश में अब टीकाकरण का एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बदलाव मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्निशन भी मिल रही है। ये बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में शामिल किया गया है यूविन को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से आपने देखा कि यूविन पोर्टल के आखिर फायदे क्या हैं, और इस फैसले से कहीं ना कहीं टीकाकरण का जो पूरा तंत्र है वो डिजिटलाइज हो जाएगा और आपकी एक एप्लीकेशन पर ये तमाम चीजें जो है वो उपलब्ध होंगी। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव।
और खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार साल 2023 में मोटे अनाज का वैश्विक उत्पादन बढ़कर 152.3 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अनुमान है कि इसमें 2022 के मुकाबले 1.2 करोड़ टन की वृद्धि हुई है। ये कनाडा, चीन, तुर्की व अमेरिका में उत्पादन वृद्धि के कारण हुई है। इन देशों में अपेक्षा से अधिक पैदावार हुई है। खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार मोटे अनाजों के उत्पादन में दुनिया में भारत अब भी पहले स्थान पर है। पूरी दुनिया के करीब 3.05 करोड़ टन उत्पादन में भारत की भागीदारी 1.25 करोड़ टन की है। भारत अकेले 41% मोटा अनाज उगा रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत 1.25 से 1.80 करोड़ टन मोटे अनाज का उत्पादन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार के प्रसिद्ध टिकुली कलाकार अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में उनके आदित्य योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लुप्त हो रहे टिकुली कला के उत्थान में अहम योगदान दिया है। पटना से देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलू की ये खास रिपोर्ट। बिहार के प्रसिद्ध कलाकार अशोक कुमार विश्वास को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार की मौर्य कला से चली आ रही परंपरागत टिकुली कला को अशोक कुमार विश्वास ने पुनर्जीवित किया और भारत को इस कला के क्षेत्र में विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार के लिए केंद्र का आभार जताया। पद्मश्री सम्मान मिला है, ये समझ लीजिए कि मेरे लिए एक सपना के समान है। मैं कभी सोच भी नहीं पाया था कि पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस छोटे से जगह से निकल करके बिहार की सुंदर कला को पूरा दुनिया भर में फैला सके और ये सम्मान मिलने से इस कला का एक पहचान बना पूरा दुनिया भर में। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस कला से जुड़े हुए हैं उनको और बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अशोक कुमार विश्वास ने न सिर्फ इस कला को स्वयं जीवित रखा है, बल्कि वे करीब 8000 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इनकी 9 अभ्यर्थी राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पटना से करीब 12 किलोमीटर दूर नासरीगंज गांव में उनका छोटा सा कमरा ही उनका प्रशिक्षण केंद्र है। यहीं पर राज्य भर की महिलाएं इनसे टिकुली कला सीखने आती हैं और अपनी आजीविका कमाती हैं। 1993 से दीघा से लेकर के दानापुर तक बहुत सारे ऐसा ग्रुप है जिसको तैयार किए और ऐसे महिलाओं को हम वहाँ ट्रेनिंग देने लगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और जिनको पेंटिंग के प्रति रुझान था। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए और करीब करीब आज तक 50 वर्षों में आज तक हम करीब 8000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत सारे महिला जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस काम को कर रहे हैं और बिहार की इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। अशोक कुमार विश्वास ने कहा कि लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद उन्हें ये मकाम हासिल हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया। गर्व तो बहुत होता है और क्योंकि सबसे है कि लोग इतने नीचे से उठ के, इतना कम गरीबी से उठ के आज इस तक पहुंच जाएंगे, ये कभी भी सोचे नहीं थे। कुछ सालों पहले तक टिकुली कला लगभग लुप्त होने की दहलीज पर थी, लेकिन अब राज्य में इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। दरअसल टिकुली कला, मधुबनी कला, पटना कलम कला और लकड़ी पर तामचीनी पेंट का इस्तेमाल करने की कला तकनीकी परंपराओं का मिला जुला स्वरूप है। डेरियो सोन के रहने वाले अशोक कुमार विश्वास ने इस कला को फिर से पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और आज ये कला सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जलवे बिखेर रही है। उनकी इसी उपलब्धि को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। कैमरामैन अरविंद के साथ कुमार आलोक, पटना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। शिमला में ओले गिरने के बाद मैदानी इलाकों में बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और पुंछ सहित कई जगहों पर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने की 7 तारीख से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है।
और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किसान कपास की चुनाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की परिपक्व फलियों की चुनाई भी जारी रखें। गुजरात में किसान अभी के समय भिंडी और टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मिर्च और बैंगन की तुड़ाई भी कर ले। ध्यान रहे, किसी भी फसल की तुड़ाई उसकी परिपक्वता के आधार पर ही करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर ले। गुजरात में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। साथ ही खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर ले। गन्ने की नई फसल की रुपाई के लिए फरवरी तक समय अनुकूल है। रुपाई के लिए खेतों की गहरी जुताई कर मिट्टी को समतल कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी का खास ख्याल रखें। पौधों की रुपाई 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ के किसान अरहर की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि फसल को किसी तरह का नुकसान न हो। मध्य महाराष्ट्र के किसान केले और पपीते की फसल को ठंड से बचाएं। बचाव के लिए फसलों को सफेद प्लास्टिक की थैली से ढककर रखें। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी ज्वार की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला। वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्यों को धन के हस्तांतरण को लेकर सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को पैसा मिलता है और इसमें वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
कोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अहमदाबाद की कोर्ट में चल रहे मुकदमे को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। तेजस्वी ने नया हलफनामा दायर कर गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद जताया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी गई। सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों और भारत के लिए ये बहुत बड़ी विजय है। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने मुंबई में गिरफ्तार कर लिया है। अजहरी पर अपने भाषण और बयानों के जरिए नफरत फैलाने और लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच ने उन्हें कहा कि वो अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करें। दरअसल केजरीवाल के बाद आतिशी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को इस साल का ग्रैमी अवार्ड मिला है। इनके बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब दिया गया है। इस एल्बम में 8 गाने हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।